जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 13 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं मेरे भाई। मात्र आपके पास 3 दिन बचे हुए मेरे भाई, ठीक है। और आज हमारा एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 11 है जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रेलवे में रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो ये क्लासेस डेली लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे ये भी बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, यह आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल आप लोग यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर तो सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये पता चल चुका है कि ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन 1972 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, मतलब कि हमें यह पता चल चुका है कि जो मृच्छकटिकम है मेरा, इसके लेखक कौन है? शूद्रक है मेरे भाई, ठीक है। ये इसका विषय क्या था, चलिए बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। किस मौर्य शासक ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी मेरे भाई? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना, इसकी बिल्कुल मत करना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसके पुत्र का नाम याद रखो। पहले आंसर तो आप टिक कर चुके हो, बी वाला ऑप्शन। इसके पुत्र का नाम आप ध्यान रखोगे अशोक। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अशोक किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था। इसी के शासनकाल में मेरे भाई कौन कौन आए थे? फिलाडेल्फस आया था, फिलाडेल्फस, ठीक है, और डायमेकस आया था, ठीक है, इसी के शासनकाल में, डायमेकस। ये दो नाम आपको याद रख लेने में रही, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और इसके शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ था, और विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों इसने किसको भेजा था? सुशीम और अशोक को भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और विद्रोह हुआ कहा था? तक्षशिला में हुआ था, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये भी शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग मेरे भाई। जो भी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से डेली क्लास चले, पीडीएफ भी मिले, तो आप इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा में मिले। अब ये कालीबंगा है कहाँ पर दोस्तों? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, ठीक है मेरे भाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले मेरे भाई, ठीक है। कौन सी नदी यहाँ पर है भाई? घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1942 में की थी। इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? शानदार क्वेश्चन है। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसके साथ ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि 13वें शिलालेख में अशोक का किसका वर्णन? तो 13वें शिलालेख में क्या है? तो याद रखोगे कलिंग युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, याद कर लो। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है। कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 बीसी में ये युद्ध हुआ गया था मेरे भाई। ये वही युद्ध है जिसने अशोक के पूरे जीवन को ही बदल दिया था मेरे भाई, ठीक है। अशोक ने इससे पहले कौन सी नीति अपना रखी थी? भैरी घोष की नीति, मार काट की। लेकिन इस युद्ध के बाद दोस्तों धम्म नीति अपनाई, शांत स्वभाव की। फिलहाल यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए 11वां शिलालेख टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्लासेस डेली इसी टाइम पर चल रही है, ठीक है। इवनिंग में 7 बजे आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास आ रही है, ठीक है। और 8 बजे हम फुल पेपर डिस्कस करते हैं दोस्तों इसी टाइम पर। तो आपको डेली ये क्लासेस अटेंड करनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। रिवीजन में कोई कसर नहीं रह रही है इस क्लास से, ठीक है। आप रिवीजन अच्छे से करें डेली। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कंटक शोधन क्या था? ये जो कंटक शोधन का मतलब है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, मतलब कि कौटिल्य किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। और इसी अर्थशास्त्र के अनुसार कंटक शोधन का मतलब क्या है? इसका मतलब है फौजदारी न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप लोग, पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा मंदिर माना जाता है? पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन उदाहरण माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, गुप्तों के समय ये बनाया था, गुप्तों ने बनवाया था, ठीक है मेरे भाई, यूपी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्क ए चैलगानी को किसने पूरी तरह समाप्त किया था? मेरे भाई आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी है, तुर्क ए चैलगानी का गठन मतलब कि 40 सरदारों का गठन, इसका गठन किसने किया था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जिसे
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी और ऐबक ने लाहौर को। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूछेगा कि एकता प्रणाली किसने चलाई, तो याद रखना एकता प्रणाली इसी ने चलाई थी। एकता प्रणाली एग्जाम में पूछेगा जरूर, स्किप मत करना, एग्जाम में पूछेगा फिर मत बोलना। एकता प्रणाली इसी ने चलाई थी। एक क्वेश्चन और पूछेगा इसी से कि जीतल और टका की मुद्राएं किसने चलाई थी। जीतल और टका मुद्राएं, यहीं पर लिख लो, जीतल और टका मुद्राएं ये किसने चलाई थी मेरे भाई, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, ये चलाई थी मेरे भाई किसने, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। लेकिन आपको क्या है, इस जो तुर्क चलगानी को चलाया था इसको पूरी तरह से किसने समाप्त किया था, तो मेरे भाई ध्यान रखना गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ये क्या नाम है, इल्तुतमिश का दामाद था, तो गयासुद्दीन बलबन आपको टिक करना है। बलबन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर बताऊं तो देखो एग्जाम में आएगा, पूछेगा, जरूर पूछेगा। अगर बलबन से क्वेश्चन पूछा तो वो जरूर पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है कि इसको दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। सिजदा और पापोस जैसी प्रथाएं चलाई थी, ये वाला तो बहुत पूछेगा। सिजदा एवं पापोस प्रथाएं ये जरूर पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली से तो ये जरूर पूछेगा। ठीक है, तो सिजदा और पापोस प्रथाएं चलाई थी मेरे भाई इसने। और इसने दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह एवं रक्त नीति के लिए। बहुत क्रूर शासक था ये गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न भी देख लेते, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। शानदार क्वेश्चन है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 2 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, मैं यहाँ पे एरो लेके आ रहा हूँ, क्षमादान शक्ति है मेरे भाई, क्या है, राष्ट्रपति की जो पार्टिंग पावर्स हैं वो हैं। ये आर्टिकल मैं डेली इसीलिए याद कर रहा था क्योंकि एग्जाम में पूरे चांसेस हैं इसके आने की। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आर्टिकल आप टिक करोगे, ऑप्शन और बी आर्टिकल 143। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन 11 बता दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित करने का अधिकार किसे है। कल आई थिंक मैंने होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, है ना, तो यहाँ से आपको ये पता चल चुका है कि आर्टिकल 312 किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से ये आर्टिकल संबंधित है। लेकिन सर्जित करने का अधिकार किसके पास है, ये आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा भाई राज्यसभा। राज्यसभा का गठन पूछ लिया जाता है, किसी को पता है इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, हालांकि मैंने ये बताया भी है बहुत बार। ठीक है, आर्टिकल मैं आपको बता सकता हूँ, इनके आर्टिकल बता दूँ। ठीक है, बताऊँ क्या, आर्टिकल बता देता हूँ दोस्तों, देखो आपको हिंट दूंगा। ठीक है, आप मुझे चूज करके बताना कि कौन से आर्टिकल में राज्यसभा का गठन है। 80, 79 और 81, मतलब कि आर्टिकल 79, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80, इन तीनों में से बताइए राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच कार्यात्मक जोड़ को क्या कहते हैं। शानदार प्रश्न है भाई। देखो जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ प्लीज़ आप लोग रिप्लाई तो किया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसके जो बीच के जो जोड़ को है मेरे भाई वो हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखोगे, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर की स्थापना तो आपको मैंने बताई थी दोस्तों, किसने की थी, आपको पता ही है, हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। किसके शासनकाल के समय की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, उसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लघु हिमालय, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 15 बताइए, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। आपको ये क्वेश्चन तो पता चल चुका है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रेणी जो चोटी है, जो सतपुड़ा श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़। ये किस पहाड़ी पर स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है शानदार। तो ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो ध्यान रखना, जब ऐसा सिचुएशन होती है तो उस केस में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका पद संभालेंगे, इनके पद संभालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अटॉर्नी जनरल भारत के मान्यवादी, आर्टिकल 76, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये आर्टिकल, एग्जाम में कई बार पूछा गया आर्टिकल 76, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ये भी शानदार क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है
उसका नाम है मेरे भाई सैंडल पीक। याद कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मत मिस करो दोस्तों। मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब आ जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, आपको टिक कर लेना है। ठीक है भाई, अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग मुझे ये वाला बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दो कि सारी चीज़ें क्लियर है, ओके रिपोर्ट है। चलिए ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, मतलब भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जवाब आएगा ज्ञानी झेल सिंह, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी, ये जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। ये भी नोट कर लो, एग्जाम में पूछता है। और किसने की थी ये नाम आपसे पूछा है। बाकी राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 में किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। कलकत्ता में की थी, ये भी पूछेगा तो मैं लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, लगे हाथ आप याद कर लो। ठीक है, रिवीजन इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। ठीक है मेरे भाई, कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर आप लोग टिक क्या करोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है मेरे भाई। और 1897 में दोस्तों किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने। यहीं पर लिख लो रामकृष्ण मिशन। क्या लिखोगे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद मेरे भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये बताइए, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 है। क्या है? K2 है, जिसको आप लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं अलग नाम से। किस हिमालय का भाग है? तो ध्यान रखना, K2 का ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। फिलहाल मुझे इसका आंसर बताएंगे तो सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई ट्रांस हिमालय, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मेरे एक करंट अफेयर के पूछेंगे तो 2025 के लास्ट 6 मंथ के आपको कवर करने हैं, और अभी आपको 2026 में जनवरी से लेके अप्रैल तक अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में आएंगे करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे मेरे भाई? तो सही जवाब आ जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो मैंने आप लोगों के लिए इसी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखो, वहां से क्वेश्चन फंसेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? भाई इस क्वेश्चन की तो मैं गिनती नहीं है कितनी बार ये क्वेश्चन रेलवे ने अभी तक पूछा, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो बांग्लादेश आपको टिक कर लेना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है जिसका नाम है हुमायूं नामा। ये हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा इसके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे बताइए? तो ध्यान रखना, हुमायूं नामा की जो रचिता है मेरा ये रचना की थी वो गुलबदन बेगम है। कौन है मेरा? गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में लड़ा गया था, ये किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था मेरे भाई वो किसके बीच में हुआ था? अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जहां पर इब्राहिम लोदी हार जाता, बाबर क्या होता है? जीत जाता है मेरे भाई। ठीक है, और ये वही युद्ध था दोस्तों, इसी युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की नींव डाल दी। मान लो अगर इब्राहिम लोदी यहाँ पर जीत जाता तो आज हम मुगल पढ़ते ही नहीं। ठीक है, और अकबर और हेमू के बीच में मेरे भाई पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में मेरे भाई। आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में मेरे भाई। ये तीनों की तीनों डेटें अभी की अभी याद कर लो मेरे भाई। तीसरा युद्ध 1761 में, दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 में, और तीसरा युद्ध पानीपत का पहला युद्ध पानीपत का 1556 में, तो 1526 में। तो ये तीनों युद्ध डेट याद कर लो, किस किस के बीच में हुआ वो याद कर लो। मतलब मैंने क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया कि आपका एग्जाम में यहीं से फंसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध पूछे ही जाते हैं, किस किस के बीच में हुए ये भी पूछे जाते हैं। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि 1765 के हस्ताक्षर किए थे? मतलब एक चीज तो क्लियर ये हो चुकी है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी मेरे भाई वो कब हुई थी? 1665 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, और किस किस के बीच में हुई थी? एक तो शिवाजी थे और दूसरी तरफ कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। मेरे भाई ये जो जय सिंह आया था मेरे भाई औरंगजेब की तरफ से आया था, यहाँ पे लिख लो औरंगजेब, औरंगजेब की तरफ से, औरंगजेब की तरफ से ये आया था। ठीक है, ये संधि करने के लिए
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेवरेट टॉपिक है उसका रेलवे का। ये जो मधुबनी चित्रकला है मेरे भाई, ये जो मधुबनी, ये कहाँ की फेमस है ये पूछा है। तो पहले तो आंसर टिक करो बिहार की। आप ध्यान से सुना, बिहार की दोस्तों आपको गोधन चित्रकला भी ध्यान रखनी, गोधन अरिपन, ये अरिपन वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोधन अरिपन चित्रकला आपको याद रख लेनी है मेरे भाई, ठीक है। यहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश की चित्रकलाएं, और याद रखो एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे अरोफ पूछी जाती है, बहुत अरोफ पूछी जाती है। और एक पूछी जाती है पहाड़ी, छोड़ो पहाड़ी भी आती है दोस्तों, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, कांगड़ा बहुत पूछी जाती है, गुलेर और कांगड़ा, अरोफ पहाड़ गुलेर कांगड़ा, ये सारी दोस्तों पेंटिंग कहाँ की है, ये सारी हिमाचल प्रदेश की है। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन, आप मुझे बताइए ये जो चिकनकारी चित्रकला है ये कहाँ की फेमस है, ठीक है। पटचित्र सोड़ा ओडिशा की है, अथिया पिथौरा गुजरात की है, ठीक है। तो ये चिकनकारी कहाँ की फेमस है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हालांकि इन ऐसे क्वेश्चंस का मैं रिवीजन डेली करवाता हूँ। निम्न में से किस वायसराय की हत्या करके उसके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी द्वारा की गई थी, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उसकी हत्या करी गई थी, वो कौन सा वायसराय था, ये आपसे पूछा है। तो जवाब आएगा मेयो, मेयो आपको टिक करना है। 1872 में आपको पता ही जनगणना हुई थी मेयो के समय, है ना। और जो रेपन के समय में कब हुई थी वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पेप्सिन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मेरे भाई वो किस द्वीप पर स्थित है, यह आपने क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब आएगा ग्रेट निकोबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। देखो दोस्तों ये जो आर्टिकल आप इसको शॉर्ट में क्या कहते हो, कैग कहते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। तो कैग का आर्टिकल आपसे पूछेगा, कैग इसका अनुच्छेद क्या होता है, तो याद रखना अनुच्छेद 148 होता है। क्या रहता है, 148, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद आप ध्यान रखोगे 148, में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 148 आर्टिकल आपको ध्यान में रख लेना है। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, ये आपसे पूछा है। तो सही जवाब वित्त मंत्री आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में आईसी चिप्स आमतौर पर किसके बने होते हैं। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है भाई। कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है मेरे भाई, चिप्स होती है, वो किसके बने होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये बनी होती है सिलिकॉन की। मेरे भाई किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 भी बता दो, संथाल विद्रोह 1885 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। देखो आदिवासी ये जो विद्रोह हुए थे ना, ये अच्छे से याद कर लेना। बिरसा मुंडा याद कर लेना, पाइका विद्रोह याद कर लेना, रंपा विद्रोह याद कर लेना, ठीक है, कोल विद्रोह याद कर लेना, मोपला विद्रोह याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखो अल्लारू सीताराम, ये दोस्तों इसमें रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, रंपा विद्रोह, इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, रंपा विद्रोह। हालांकि ऐसा क्वेश्चन है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे सिद्धू और कानू टिक कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 3 स्टार लगा देता हूँ पहले से ही, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन एक बार अभी जो मैंने आपको बताया वो आपके स्क्रीन पर है। 1922 और 24 में कौन सा विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह। कौन सा हुआ था, रंपा विद्रोह। अब इसका ये जो हुआ कहा था वो जगह आपसे पूछी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अल्लाह, यहाँ पे अभी मैं नाम बताया, क्या नाम है अपना, अल्लारू सीताराम राजू, याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताइए। यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। देखो ये तालीकोटा का युद्ध याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, किस साम्राज्य के पतन का कारण बना था मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और सही जवाब आएगा विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसे हराया था। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये जो वांडीवास का युद्ध है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था ये युद्ध, ये 1760 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। एग्जाम डेट पूछी जाती है इसकी, 1760 एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलें बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए बताइए ये क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। और ये वही आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। फिलहाल आप लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ इशारा कर रहे हो, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। 14 में समानता के अधिकार है मेरे भाई, 21 में जीवन के अधिकार है, इसमें जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सही जवाब हो जाए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 याद रख लेना आप लोग, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल 29 याद करना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में किसने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के लिए अदा किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये तथ्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बात कही थी मेरे भाई, किसने बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है। सही जवाब है केटी शाह ने। किसने? केटी शाह। आपको रुको रुको, एक ऐसा बैंक जो सुविधा के लिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था मेरे भाई, वेट वेट, ये महात्मा गांधी ने कहा था, है ना, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन? देखो महात्मा गांधी आपको यहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके बटन दबा के आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। पीडीएफ तो आपको इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर कर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।